हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री टीचर एंड आई एम बैक विद द सैम्पल पेपर ऑफ CBSE फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स ऑफ साइंस। एंड जो भी मैंने इस बार देखा सैम्पल पेपर और इवैल्यूएट किया है, तो मैंने ये देखा है कि इस बार के सैम्पल पेपर में थोड़े से चेंजेस हैं, जिसमें कि जो बायो का पार्ट है वो सारे क्वेश्चंस बायो के पहले दे दिए हैं, नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री के एक साथ दिए हैं और उसके बाद सारे क्वेश्चंस फिज़िक्स के एक साथ दिए हैं। ठीक है, तो पहला चेंज तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है। दूसरी चीज़, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे एंड ताकि आप लोग बहुत बोर ना हो जाएं और वीडियो जो है एक शॉर्ट लेंथ में रहे, मैंने इस बार इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ सैम्पल पेपर में आए केमिस्ट्री के 1 मार्क्स क्वेश्चन को ही डिस्कस किया है। आगे के पार्ट्स में मैं अदर मार्क्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दी क्वेश्चन नंबर 17, जो कि पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आई नीड टू फाइंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब उसमें आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन जो है वो रिडॉक्स है या फिर नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपको जो है P और Q की भी वैल्यू बतानी है यहाँ पे। पहली इक्वेशन आपकी ये है, फर्स्ट इक्वेशन, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज़ दिस। ठीक है, पहले हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये रिडॉक्स रिएक्शन का है। उसके बाद हम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लीजिए ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। दिस इज़ क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1, जिसमें 2 टॉपिक्स इन्वॉल्व्ड हैं। पहला टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ठीक है, और दूसरा टॉपिक जो इसमें इन्वॉल्व्ड है वो है बेटा रीडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिकली अगर आपके दोनों ही टॉपिक स्ट्रॉन्ग हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें इक्वेशन को करना पड़ेगा बैलेंस, तो हम पहली इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, जो कि है Fe2O3 + 2Al gives Al2O3 + PFE, राइट। तो बैलेंसिंग हमें क्या सिखाती है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, राइट। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्टेंट साइड में देखें तो यहाँ पे हमारे पास आयरन के 2 एटम्स हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि आयरन के 2 एटम्स हैं यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि P की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे P की वैल्यू लूँ तो हमारी P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी देखना है तो इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। आप यहाँ पे गौर से देखिए अगर, तो यहाँ पे आयरन के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पे आयरन के साथ ऑक्सीजन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक में हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, और एल्यूमिनियम में अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, अगर हम एल्यूमिनियम में देखते हैं तो एल्यूमिनियम पे यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन एल्यूमिनियम पे यहाँ पे ऑक्सीजन है। यानी कि इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम में यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है? यहाँ से यहाँ तक हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। यानी कि ये रिडॉक्स रिएक्शन तो है डेफिनेटली ना। देखो क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट रिडॉक्स रिएक्शन। तो भाई पहली इक्वेशन तो रिडॉक्स रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रही है और पहली इक्वेशन में अपनी P की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। अब देख लेते हैं ज़रा दूसरी इक्वेशन में बेटा। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी? सेकेंड इक्वेशन है 2C4H10 + 13O2 gives out 8CO2 + QH2O। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ज़रा ये चेक करिए आप कि यहाँ पे हमें हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम्स को बैलेंस करना है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 2 10 20, टोटल 20 हाइड्रोजन के एटम्स हैं यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? Q की वैल्यू होनी चाहिए बेटा 10।
तभी तो 10 इंटू 2 करके 20 आएगा, ठीक है। तो Q की वैल्यू आ गई 10। और अब देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे कार्बन के साथ क्या है बेटा, कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कार्बन का ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के अकेला है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया है, तो ये बेटा हो गया रिडक्शन, राइट। तो इसका मतलब ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। आइए ऑप्शन देखते हैं क्या होता है। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन मेरा क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मेरा कह रहा है ओनली इक्वेशन 1 इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। नहीं, इक्वेशन 1 रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, दोनों इक्वेशन हमारी रिडॉक्स है। बी ऑप्शन कह रहा है both equation 1 and 2 are redox reaction where P is equal to 2, Q is equal to 4। पर अपना Q क्या आ रहा है बेटा, अपना Q तो 10 आ रहा है, तो B भी नहीं है, ठीक है। और C ऑप्शन कह रहा है ओनली इक्वेशन 2 इज़ रिडॉक्स वेयर P इज़ इक्वल टू 2, Q इज़ इक्वल टू 10। लेकिन हमारी तो दोनों इक्वेशन रिडॉक्स है ना, दोनों में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। और D क्या कह रहा है, D कह रहा है बोथ 1 and 2 आर रिडॉक्स रिएक्शन, P इज़ इक्वल टू 2, Q इज़ इक्वल टू 10। तो हमारी बिल्कुल सही बात है, हमारा जो एकदम सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, ठीक है। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 4 स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड आर लिस्टेड, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ डाइल्यूट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा कह रहा है जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। चौथा कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट ईदर विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन बेटा दिया गया है, ये जो क्वेश्चन आया है बेटा, ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर से है, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगा है वो कॉन्सेप्ट लगा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, ओके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली 2 चैप्टर्स में डिस्कस किया गया है, मेटल नॉन मेटल में भी डिस्कस किया गया है, ठीक है, और आपके इसमें भी डिस्कस किया गया है। तो आप किसी में से भी इस क्वेश्चन को मान सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या हैं। देखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं विच कैन रिएक्ट, ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद बोथ acid and base to form salt and water, ठीक है। ये सॉल्ट एंड वाटर बनाने के लिए एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं। आपने वैसे तो बहुत सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं बेटा, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में जो 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड डिस्कस किए गए हैं, एक Al2O3 और एक जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जब Al2O3 एसिड यानी कि HCl से मान लीजिए रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट विच इज़ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। और यही Al2O3 जब बेस यानी कि NaOH से रिएक्ट करता है तो बनाता है आपका सोडियम एल्यूमिनेट Na2AlO2 और साथ में बनता है वाटर। तो दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं कि सॉल्ट और वाटर बन रहा है। सिमिलरली जिंक ऑक्साइड की बात करें तो जिंक ऑक्साइड भी HCl से रिएक्ट करके सॉल्ट जिंक क्लोराइड प्लस वाटर बनाता है, और यही जिंक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करके NaOH से रिएक्ट करके बनाता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। देर इज़ अ करेक्शन इन द फॉर्मूला हियर कि ये NaAlO2 होता है, ना कि Na2AlO2 होता है, ठीक है। NaAlO2 होता है बेटा सोडियम एल्यूमिनेट, और यहाँ पे बनता है वाटर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऐसे ऑक्साइड्स
जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि Al2O3 और जिंक ऑक्साइड, इनको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आइए एक बार ऑप्शन फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ डाइल्यूट एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, यस। दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड, नहीं, वो दोनों से रिएक्ट नहीं करता। जिंक ऑक्साइड दोनों से रिएक्ट करता है। तो ऑप्शन 1 एंड 3 विच इज़ ऑप्शन बी, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ें तो इसमें पूछा है कि एन आयरन नेल इज एडेड टू ईच ऑफ द टू टेस्ट ट्यूब P and Q containing aqueous copper sulfate and aqueous silver nitrate respectively, which of the following observation is correct, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ने से पहले लेट अस डिस्कस ये किस चैप्टर से है। तो ये अगेन जो है केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर से है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर से है बेटा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर से है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टॉपिक है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ बढ़िया से याद है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि मैंने 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं। लेट्स सपोज दिस इज़ अ टेस्ट ट्यूब, ओके, ठीक है। यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट है और एक टेस्ट ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। कॉपर सल्फेट में मैंने आयरन का नेल डाला है, प्लस सिल्वर नाइट्रेट में भी मैंने आयरन का नेल डाला है। तो कुछ रिएक्शन होनी चाहिए, अगर हो रही होगी तो रिएक्शन माइट बी Fe प्लस CuSO4, वो क्या रिएक्शन होगी, और Fe प्लस AgNO3, वो क्या रिएक्शन होगी, ठीक है। आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, Fe यानी कि आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, तो बनाता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ये इनिशियली ब्लू कलर का सल्यूशन होता है, ठीक है। रिएक्शन के बाद जो है ये बन जाता है ग्रीन कलर का सल्यूशन, ओके। और जो ये मेरा आयरन है, ठीक है, जो ये आयरन है ये सिल्वर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इस वजह से ये बनाएगा फेरस नाइट्रेट, ओके, और सिल्वर हो जाएगा अलग, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। इन्होंने कहा है इन टेस्ट ट्यूब पी कौन सा वाला टेस्ट ट्यूब है बेटा, P कॉपर वाला टेस्ट ट्यूब है और Q जो है सिल्वर वाला टेस्ट ट्यूब है। इन टेस्ट ट्यूब P नेल इज कोटेड विद ब्लू कोटिंग एंड इन टेस्ट ट्यूब Q नो रिएक्शन, नो। Iron nail is coated with brown coating in test tube P and silver coating in test tube Q. Yes. There is no reaction. No. There is no reaction in test tube P but a silver coating on iron nail is seen. No. ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि ये जो कॉपर और ये जो सिल्वर निकल के आते हैं, ये ब्राउन कलर का कॉपर, ठीक है, और सिल्वर कलर का आपका जो सिल्वर होता है ये आयरन नेल के ऊपर कोटिंग में आ जाता है। तो राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, ठीक है। अब बात करते हैं 20th क्वेश्चन की। ये तो इंडिकेटर देख के साफ साफ बेटा पता चल रहा है कि ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है विच इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और ये जो टॉपिक है यहाँ पे वो है इंडिकेटर्स, ठीक है। ये टॉपिक जो है बेटा यहाँ पे वो है इंडिकेटर्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन पूछा है कि मिथाइल ऑरेंज इज़ एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, and to aqueous solution of sodium hydroxide. What is the color of methyl orange in each solution? देखो मैं पहले बता देती हूँ वैसे मिथाइल ऑरेंज का क्या कलर होता है। मिथाइल ऑरेंज अगर आप एसिड में डालते हो, मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर बेटा ऑरेंज होता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर होता है ऑरेंज। अगर आप इसे एसिड में डालते हैं तो इसका कलर डार्क हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि ऑरेंज से बन जाता है रेड। लेकिन अगर आप बेस में डालते हैं तो इसका कलर जो है लाइट हो जाता है, फीका पड़ने लगता है, इसलिए हम कहते हैं कि येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना, अब हमें देखना कौन सा ऑप्शन अपना सही है। उन्होंने कहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऑरेंज हो जाएगा, नहीं, और
NaOH में रेड हो जाएगा? नहीं। देखो ये तो एसिड है, अगर इसको याद नहीं है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो होता है बेटा बेस होता है, ठीक है। तो अपन को क्या देखना है कि एसिड में रेड हो जाए और बेस में येलो हो जाए। तो मुझे लगता है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि एसिड में रेड है और बेस में येलो है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 21। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज व्हेन डिजॉल्व्ड इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर विल हैव हाईएस्ट pH वैल्यू। ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से, ठीक है। और ये क्वेश्चन है pH वैल्यू पे। pH यानी कि जो आपके NCERT में लिखा है यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला जो पार्ट है बेटा, उसमें से ये चैप्टर है, उसमें से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा pH वैल्यू क्या होगी। देखो pH वैल्यू जो होती है ना, वो 0 से लेके 14 तक जाती है, ठीक है। 7 को न्यूट्रल माना जाता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। 7 से जितना नीचे, जितना कम नंबर, उतना ज़्यादा एसिडिक, ओके। और 7 से जितना ऊपर, जितना ज़्यादा नंबर, उतना ज़्यादा बेसिक, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ज़्यादा pH, जब लोग बच्चों को लगता है कि ज़्यादा pH मतलब ज़्यादा एसिडिक, नहीं, ज़्यादा pH मतलब ज़्यादा बेसिक, ठीक है। देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका pH बहुत कम होने वाला है क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो pH थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वीक बेस है ये, ठीक है, तो इसका pH थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सबसे ज़्यादा pH ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का होना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा pH जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर द मिल्कीनेस डिसअपियर्स बिकॉज, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो क्वेश्चन है, ये लगभग कहीं ना कहीं अपन ने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया है, चैप्टर 2 में भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जब पास होता है लाइम वाटर से तो मिल्कीनेस बाद में डिसअपियर हो जाती है। सबसे पहले देखते हैं लाइम वाटर क्या होता है। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। उसमें जब आप CO2 पास करते हो ना, जब आप उसमें CO2 पास करते हो, ठीक है, तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। इसकी वजह से मिल्कीनेस आती है, जो वो कहते हैं ना मिल्कीनेस आती है, इसकी वजह से आती है। लेकिन जब आप इसमें और ज़्यादा CO2, एक्सेस में CO2 डालते रहते हो ना, आप CO2 डालना बंद नहीं करते, ठीक है, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये कलरलेस हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो ये कलरलेस हो जाता है, इसकी वजह से मिल्कीनेस हट जाती है, डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। वाटर सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स टू वाटर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देखो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत है। इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स टू वाटर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। बाकी भी ऑप्शंस देख लेते हैं। वाटर सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स टू इनसॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, नहीं, ये तो नहीं होगा। इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट टू इनसॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, नो। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कि हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से मिल्कीनेस आती है, उसमें और ज़्यादा एक्सेस CO2 डालने से ये कलरलेस कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि इन द रिएक्शन ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट द एक्वस सोल्यूशन फॉर्म्ड विल बी। देखो ये क्वेश्चन ना चैप्टर 1 का है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 से है और टॉपिक है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या फिर आप कह सकते हो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ते हैं हम ये, जिसमें टाइप ऑफ रिएक्शन में हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी पढ़ते हैं, ठीक है। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अपन ये पढ़ा करते हैं। तो आपसे पूछा है कि जब बेरियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि एक्वस सोल्यूशन होता है, रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट से, जो कि एक्वस होता है,
तो जो एक्वस सोल्यूशन बनता है वो किसका बनेगा? तो बेरियम सल्फेट का तो वाइट पीपीटी बनता है बेटा, सॉलिड बनता है, ये वाइट पीपीटी बनती है बेरियम सल्फेट की, ठीक है। और दूसरा जो है अपना, दूसरा जो एक्वस सोल्यूशन बनता है वो बनता है किसका? NaCl का एक्वस सोल्यूशन बनता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 इज असर्शन रीज़न क्वेश्चन, ओके। एंड इसमें क्या है कि अगर आपका ऑप्शन ए आप कब चूज़ करेंगे? जब आपका असर्शन भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट हो, रीज़न की भी करेक्ट स्टेटमेंट हो, ठीक है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, ओके। ऑप्शन बी आप कब चूज़ करेंगे? जब असर्शन का करेक्ट स्टेटमेंट हो, रीज़न का करेक्ट स्टेटमेंट हो, बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो। सी कब चूज़ करेंगे? जब असर्शन का स्टेटमेंट सही हो बट रीज़न का स्टेटमेंट फॉल्स हो। और डी कब चूज़ करेंगे? जब असर्शन का स्टेटमेंट फॉल्स हो बट रीज़न का स्टेटमेंट सही हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपके असर्शन की। तो यहाँ पे पूछा है कि C4H8, C4H6, C4H10 ये सब सेम होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स हैं। देखिए ये जो चैप्टर है यहाँ पे, ये है चैप्टर नंबर 4 जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। ये आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर है, ठीक है। एल्केन एल्कीन एल्काइन की होमोलोगस सीरीज़ के टॉपिक से ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास, ठीक है। अगर मैं एल्केन एल्कीन और एल्काइन की बेटा बात करूँ तो एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, ठीक है। और एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, ठीक है। अब एल्केन में जो कार्बन टू कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एल्केन की तो हम इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं क्योंकि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और इन दोनों को ही हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, असर्शन बोला है कि C4H8, C4H6, C4H10 ये सब सेम होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स हैं। तो देखिए C4H8 जो है वो एक्चुअली में एक एल्कीन है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, इसको जनरल फार्मूला में पुट करें तो ये एक एल्कीन है। C4H6 एक एल्काइन है, ठीक है। और C4H10 जो है वो एक एल्कीन है, ठीक है। तो ये सेम होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स नहीं हैं, अपना असर्शन जो है फॉल्स है। तो इस केस में वैसे तो एक ही ऑप्शन बनता है असर्शन फॉल्स का, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, बट लेट अस डिस्कस द रीज़न एज वेल। तो रीज़न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे C4H8, C4H6, C3H4, C3H6, C2H4 और C2H2 ये सब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि C4H8 हो गया, ठीक है, आपका C3H6 हो गया, आपका C2H4 हो गया, सब एल्कीन्स हैं। वेयर एज C4H6, C3H4 एंड C2H4 एल्काइंस हैं। तो रीज़न का स्टेटमेंट तो सही है बट असर्शन का स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमारा फाइनल आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगभग सारे ही 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं केमिस्ट्री के, जो भी आपके स्पेसिमेन बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई के क्वेश्चन नंबर जो है आगे के क्वेश्चंस बनाऊंगी, ठीक है। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई कि उसमें 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को रखूँगी, ठीक है। एंड इसी के लिए जो है अगर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं हुई तो ही, ठीक है। तो ओके देन स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।